ठीक? इसकी इनसाइड पोटेंशियल कितनी है, वी इनसाइड। ठीक, तो अगर वी इनसाइड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी इनसाइड हम क्या करते हैं कि मैंने पहले आपको एक शेल थ्योरम पढ़ाया था कि शेल थ्योरम के मुताबिक कि आपकी जो चार्ज होती है वो हम ये सपोज करते हैं कि इसकी जो चार्ज है दैट इज कंसंट्रेटेड एट द सर्किल। अगर कोई भी आपके पास एक शेल है जिसपे चार्ज है आपकी, वो चार्ज आप ऐसा कंसीडर करते हैं कि अगर शेल हालो शेल शेल है, इसका मतलब है कि वो शेल के अंदर कुछ भी नहीं है, सॉलिड नहीं है बिल्कुल। ठीक है, मेटेलिक शेल है, हालो है, जस्ट लाइक एम्प्टी है इनसाइड। तो अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब है इसके इनसाइड जो ये जो चार्ज उसके सरफेस पे हम रख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू पॉजिटिव, इसका मतलब है ये चार्ज इसके सेंटर पे कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, तो ये अगर फॉर एग्जांपल आपको पोटेंशियल फाइंड करनी है तो पोटेंशियल का फार्मूला है आपके पास के क्यू और आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम कंसीडर करेंगे, सपोज करेंगे कि इसके पे चार्ज जो है वो सेंटर पे है। तो इसका मतलब है V इज इक्वल टू के क्यू और आर, इसकी पोटेंशियल जो होगी वो ये होगी। ठीक है, इसका मतलब है V जो होगी आपकी वो इनसाइड जो होगी किसी भी पॉइंट पे वो इसके बराबर होगी। ठीक है, मतलब अगर हालो स्फीयर है, आपने पहले पढ़ा था कि E इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी हालो स्फीयर के अंदर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 के बराबर होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, ये एक कॉमन है, ये एक मतलब कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। तो ये और ये इस डायरेक्शन में, तो ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इनसाइड किसी भी हालो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो 0 होता है इनसाइड, अगर यहाँ पे पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल जो होगी इनसाइड, वी इनसाइड जो होगी दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो सरफेस पे पोटेंशियल होगी वही इनसाइड होगी। ठीक है, और अगर हम बाहर देखेंगे, ये तो केस है फॉर आर, फॉर एग्जांपल इनसाइड द स्फीयर, जो स्फीयर के अंदर है, मतलब आर अगर इसका रेडियस है और हम आर देख रहे हैं स्मॉल आर, मतलब इनके इनसाइड हम देख रहे हैं स्फीयर, हालो स्फीयर के अंदर देख रहे हैं कि पोटेंशियल कितनी है, वहां पे कांस्टेंट होगी। ठीक है, लेकिन आपकी जो पोटेंशियल उसके बाहर होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास ये हालो स्फीयर है और ये इसका रेडियस आर है, और आप जो है आर डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस आर डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है, ये इस पे पोटेंशियल कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे जो होगी आपकी पोटेंशियल वो होगी आपकी, यहाँ पे आप ये जो है यहाँ पे बिग आर कैपिटल आर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपका जो चार्ज हम पुट करेंगे वो पूरे जो स्फीयर पे आपने पुट की है वो पुट की है, और यहाँ पे आर जो है डिस्टेंस वो बिग आर ही देंगे क्योंकि आप टोटल चार्ज जो है वो सेंटर पे कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए जो आप यहाँ पे आर देंगे वो बिग आर देंगे। लेकिन अगर आप बाहर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाहर पे आप इस पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपकी जो पोटेंशियल होगी वी, वो जो है आप क्या कंसीडर करेंगे कि आपकी जो ये चार्ज है टोटल दैट इज आल्सो स्टिल कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, सेंटर पे ही है चार्ज, क्योंकि हम किसी भी जो सर्कुलर बॉडी होती है ये शेल थ्योरम के मुताबिक उसकी जो चार्ज है हम कंसीडर करते हैं कि उसकी सेंटर पे है, हालांकि उसकी सेंटर पे नहीं होती, लेकिन हम एक सपोज करते हैं मैथमेटिकली कि उसकी जो चार्ज है
वो क्योंकि उसकी वो एक्ट इस तरह करती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता है कि उसकी चार्ज इस तरह एक्ट करती है कि जैसे वो उसके सेंटर पे हो। तो वो जो होगी चार्ज, और यहाँ पे सेंटर पे होगी, और यहाँ पे क्यू जो टोटल चार्ज है, हम क्योंकि फार्मूला जो है इसका वो है के क्यू ओवर आर। तो आपकी जो बाहर जो पोटेंशियल होगी वो ये इसके बराबर होगी, क्योंकि किसी भी चार्ज की जो पोटेंशियल होती है बाहर, वो आर की तरह डिक्रीज होती है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कि अगर फॉर एग्जांपल ग्राफ बनाएं कि स्फीयर के अंदर पोटेंशियल किस तरह वेरी हो रही है, तो यहाँ तक फॉर एग्जांपल आर डिस्टेंस है, तो यहाँ तक कांस्टेंट होगी पोटेंशियल, फिर वहां से पोटेंशियल ड्रॉप होगी स्लोली। तो जहां तक रेडियस आर है, रेडियस आर यहाँ तक पोटेंशियल जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और उससे बाहर जो पोटेंशियल होती है 1/r के लिहाज से डिक्रीज होती है। तो किसी भी स्फीयर के अंदर जो होती है पोटेंशियल वो मतलब कांस्टेंट होती है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। और उसके बाहर अगर स्फीयर के बाहर देखेंगे आप, तो उसकी पोटेंशियल जो होती है वो डिक्रीज होती है 1/r के लिहाज से। एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? करंट को हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। सर आपकी आवाज कट रही है। Okay, so we say that current flow of charges per unit time, जितनी charges per unit time में जो flow होती हैं उसे कहते हैं हम करंट। ठीक है, अब करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या स्मॉल I से आप रिप्रेजेंट करें। ठीक, बुक में आपने स्मॉल I में से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी मर्जी है I से रिप्रेजेंट करें या S से रिप्रेजेंट करें। तो I is a current, and a current I is equal to dq over dt, means फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी चार्जेस फ्लो कर रही है उसे हम करंट कहते हैं। ठीक है, करंट का फ्लो किसी भी एक क्रॉस सेक्शन में, फॉर एग्जांपल कोई क्रॉस सेक्शन है आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और उसमें से चार्जेस फ्लो हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी सिंपल कंडक्टर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं एक दो कंडक्टर बनाता हूँ, फिर आपको उसमें से समझाता हूँ कि किस में से करंट फ्लो हो रहा है और किस में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंडक्टर ये है, ये एक सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है, ये एक कंडक्टर है सर्कुलर, और दूसरा कंडक्टर है हमारे पास, अब मैंने कहा कि एक कंडक्टर ये है जो आपका एक जो है जस्ट लाइक दिस, ये जो एक कंडक्टर है सर्कुलर कंडक्टर है एक आपका, ठीक है, और दूसरा कंडक्टर है आपका, उसमें हमने बैटरी ऐड की हुई है, ठीक, ठीक। अब इस कंडक्टर में
और इस कंडक्टर में क्या फर्क है। ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस जो मूव करेंगी वो रेंडमली मूव करेंगे, रैंडम मोशन होगी। ठीक है, अब रैंडम मोशन जो होगी इसमें का मतलब है कि आपके जो चार्जेस होंगी वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करेंगी। मतलब उसका डायरेक्शन जो होगा वो एक डायरेक्शन नहीं होगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इस डायरेक्शन में मूव करें, कुछ नेगेटिव इस डायरेक्शन में मूव करें। इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। और वो जो मोशन होगी वो थर्मल मोशन होगी ड्यू टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से या हीट की वजह से जो मोशन होगी वो होगी इस केस में जिसमें आपने बैटरी ऐड नहीं की हुई है। ठीक है, एक सिंपल कंडक्टर है, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज्यादा होगी। वो होगी तकरीबन 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे आप करंट नहीं कह सकते, ये करंट नहीं है। ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें से, नो करंट। ठीक है, लेकिन सेकंड केस जो है, जो ये केस है सेकंड केस आपका, ये फर्स्ट था जिसमें आपने बैटरी ऐड नहीं की थी। अब सेकंड केस में क्या होता है कि बैटरी जो होती है, बैटरी का जो डिफरेंस होता है बेसिक, वो ये प्रोड्यूस करती है एक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि ये एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगा, यहाँ से आकर फिर ये यहाँ तक जो होगा, यहाँ तक आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने की बैटरी ने जो है प्रोड्यूस कर लिया। अब क्या होगा कि जो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगी और जो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्ट होता है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टार्ट होता है, और वो खत्म होता है नेगेटिव चार्ज में। तो यहाँ से पॉजिटिव से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया। अब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्जेस थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगी, और जो नेगेटिव चार्जेस होंगी वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम ये लें। ठीक है, तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। अगर इसको हम इस तरह करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और आपकी जो पॉजिटिव चार्जेस होंगी वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन जो होगा, दैट विल फील फोर्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इस पे, क्योंकि फोर्सेस अब जो है आपकी पॉजिटिव चार्जेस जो हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका कंडक्टर है, ये आपकी बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, आपकी पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इस तरह मूव कर रहे हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं। ठीक, इस तरह मूव कर रहे हैं, और आपकी नेगेटिव चार्जेस जो है वो इस तरह मूव कर रहे हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं। मतलब ये नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन है, और ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही है, लेकिन दोनों का नंबर जो होगा जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी अप्लाई की फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है कंडक्टर। अब क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया, तो
इसका मतलब है जब वी क्रिएट करते हैं हम, तो उसका मतलब है हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। वी का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे। पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। वो एग्जर्ट करता है फोर्स चार्जेस पे। अब इलेक्ट्रॉन्स पे, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, वो पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, और नेगेटिव चार्जेस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब होता है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किया फ्रॉम द बैटरी टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, तो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्रिएट हुई चार्जेस पे। वो जो फोर्स थी वो इलेक्ट्रिकल फोर्स थी। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो बराबर है क्यू इंटू ई। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे अगर हम देखें, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगी दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। इसका मतलब है माइनस ई इंटू ई। ये इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स लगेगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज पे देखें, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगी दैट विल बी प्लस ई इंटू ई, बिकॉज बोथ हैव सेम चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। तो अब दोनों पे जो फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज पे इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों पे फोर्स लग रही है, दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब वो जो मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं एक वेलोसिटी से। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, व्हेन यू एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैंने आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एस्टेब्लिश किया, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब उसमें एस्टेब्लिश किया, तो फोर्स क्रिएट हुई तो चार्जेस में एक्सेलरेशन क्रिएट होगी। अब चार्ज जैसे एक्सेलरेट करेंगी कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसमें चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल ये पहले चार्ज ये थी, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर इस डायरेक्शन में रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। उसका कोई डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया इसके अंदर। उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो रैंडमली मूव करेगा, रैंडम मोशन होगी। व्हेन यू डू नॉट अप्लाई एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस डायरेक्शन में, अगर फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसका मतलब है आपने पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे इसकी एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इसकी एंड्स जो है कनेक्ट कर लिया आपने यहाँ से यहाँ तक, वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसकी एंड्स पे। अब जैसे मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, अब क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, जैसे आपने पहले रैंडम मोशन थी, मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करें। अब इनको जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया।
लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है वो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी वेरी स्मॉल। वो वेलोसिटी तकरीबन जो होगी, अगर कॉपर है तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इतनी ज्यादा, मतलब जस्ट लाइक अ स्नेल। जैसे स्नेल नहीं होता, बिल्कुल स्लो मोशन में होता है, इसी तरह मोशन में होगी, इसी तरह मूव करेगी चार्जेस इस कंडक्टर में से। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, वो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दैट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी ड्रिफ्ट। ठीक है, वी ड्रिफ्ट। और ये जो वी ड्रिफ्ट होती है दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। एंड वी ड्रिफ्ट फॉर पॉजिटिव चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है। लेकिन हम यहाँ पे जो है एक्चुअली जो यहाँ पे करंट है, अब करंट जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हालांकि जो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं वो मूव नहीं करती, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर में। लेकिन एक कन्वेंशनल है कि हम जो करंट का डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस मूव करती है, मूव नहीं करती, लेकिन हम ये सपोज करते हैं कि जितनी नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उतनी पॉजिटिव चार्जेस जो है अब वो मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन में। तो दोनों इक्वल होती हैं, तो हम किसी को एक को भी ले सकते हैं कि पॉजिटिव को लें या नेगेटिव को लें, हमारी मर्जी है। ठीक है, हम पॉजिटिव को लेते हैं। कन्वेंशनली है ये शुरू से कि जो करंट का डायरेक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट दैट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। तो करंट को जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है। अब ये मैंने बताया आपको कि ड्रिफ्ट करती है चार्जेस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, बिल्कुल स्लो वेलोसिटी से मूव करते हैं। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये एक एवरेज होती है। एवरेज होती है, ठीक है। अब ये एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है आपके पास, आपने इसकी एंड्स पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया हुआ है। ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है जो है। अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगी और इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसके कोलिजन्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है या पॉजिटिव चार्ज मूव करेगी तो उसका कोलिजन्स उसके लेटेस्ट एटम्स से होता है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर आपका एटम्स का बना होता है। अगर इसके अंदर एटम्स पॉजिटिव चार्जेस जो होती है, आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस होती है ये होते हैं, एटम्स होते हैं उसके अंदर। अब जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरह मूव करेगा तो इसके कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव चार्जेस से। जैसे वो मूव करता है तो इस पॉजिटिव चार्ज से होंगे, फिर ये क्या होगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलिजन्स का होना बहुत कम होती है चांसेस। लेकिन पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान इसके लेटेस्ट एटम के जो होते हैं उनसे ज्यादा कोलिजन्स होते हैं। जैसे कोलिजन होगा पॉजिटिव चार्ज से तो उसकी वेलोसिटी कोलिजन के, जब वो कोलाइड करेगा उस पॉजिटिव चार्ज तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, फिर वो अगेन जैसे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे जैसे आप जो है किसी एक एटम से वो कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर अगेन वो उसकी जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है, तो फिर वो गेन करेगा जो है वेलोसिटी। तो इसी तरह मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान, तो उस वक्त जो है इसकी जो वेलोसिटी है
जीरो हो रही है, फिर वो अगेन एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन एज अ रिजल्ट इसकी एक्सेलरेशन मतलब बार बार खत्म हो रही है, इसलिए हम इसकी एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, जो है, जो एवरेज होती है, उस एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो बार बार खत्म हो जाती है, कि एक मरतबा यहाँ पे उसने पॉजिटिव देखा, फिर उससे कोलिजन हुआ, फिर उस वक्त कोलिजन के दरमियान वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर दूसरा आयन होगा, उससे कोलिजन होगा। तो इस तरह मतलब इलेक्ट्रॉन की जो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी फिर रिकवर हो जाएगी अगेन एंड अगेन, और हम इसलिए एवरेज लेते हैं वेलोसिटी। उस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके। तो बैटरी जो है मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस को एक डायरेक्शन में पुश कर रही, और नेगेटिव चार्जेस को दूसरे डायरेक्शन में पुश कर रही। ठीक है। जो आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और नेगेटिव दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रही है। और एज अ रिजल्ट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्जेस में भी आपकी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो जो होती है डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। जितना आपका ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उतना ज़्यादा करंट होगा, और जितना ज़्यादा करंट होगा, उतना मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होना चाहिए उस कंडक्टर में। अब आपको पता है कि हम ये डायनामिक पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें चार्जेस जो है वो मूव कर रही है, इस सिचुएशन को हम कहेंगे डायनामिक, डायनामिक कंडीशन। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है कंडक्टर के अंदर। अगर आपकी स्टैटिक कंडीशन होगी, स्टैटिक कंडीशन का मतलब है कि अगर आपका कोई कंडक्टर है, वो उसके अंदर आपने वो मतलब आपका चार्जेस फ्लो नहीं कर रही, तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके अंदर कंडक्टर के, वो जीरो के बराबर होता है। तो स्टैटिक कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन डायनामिक कंडीशन जब आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता उसके इनसाइड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो फिर चार्जेस पे फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे आप? तो वो चार्जेस जो मूव करती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही मूव करवाता है चार्जेस को इनसाइड एनी कंडक्टर। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर है। ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने, कैलकुलेट करने के लिए हम एक दूसरी क्वांटिटी भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने करंट को डिफाइन किया, आई इज इक्वल टू डी क्यू और डी टी, और उसमें से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम जीरो टू टी, तो ये होगा आपका टोटल चार्ज मिल जाएगी आपको जीरो टू टी आई डी टी। तो ये आप अगर करंट को आप इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको चार्ज मिल जाएगी, टोटल चार्ज कितनी होगी। ठीक है। और उसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलम पर सेकंड। ठीक है। जिसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक। कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड। ठीक है। और करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो है डज नॉट फॉलो एनी वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस हैं पर यूनिट टाइम, इसलिए हम कहते हैं ये इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। ठीक है। ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं करंट को। ठीक है? अब दूसरी क्वांटिटी है वो है करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। वो करंट था, ये करंट डेंसिटी है, और करंट डेंसिटी को जे को हम जो है वो हम शो करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं करंट
पर यूनिट एरिया। जो किसी क्रॉस सेक्शन में से करंट क्रॉस हो रहा है उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है। अब ये जो करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम वेक्टर डिफाइन करते हैं। अगर ये हम क्योंकि लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड का मतलब है कि हम इसको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको डायरेक्शन कैसे दे देते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, और आपने ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और ये आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। अब आपकी जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में, अगर किसी एक पॉइंट पे आप क्रॉस सेक्शन, अगर फॉर एग्जांपल इसमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रही और नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रही। ठीक, नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे। अब इस अगर किसी एक पॉइंट पे अगर आप फॉर एग्जांपल एक सरफेस एक क्रॉस सेक्शन निकालें, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से क्रॉस सेक्शन लें। अब इस क्रॉस सेक्शन में से जो पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में मूव कर रही वो ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रही। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रही है, ठीक है, और उस पे जो आपका उस सरफेस में अगर आप फॉर एग्जांपल उसके परपेंडिकुलर निकालें, एक नॉर्मल निकालें, तो वो डायरेक्शन जो होगा वो जे का होगा। तो जे का डायरेक्शन जो होगा दैट इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। उसका जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करती हैं उस डायरेक्शन में आपका जे का डायरेक्शन होता है। यहाँ जे का डायरेक्शन ये लें। और उसके अलावा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है आपका, और पॉजिटिव चार्जेस का यही डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्जेस का। ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की हम ले रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो वी ड्रिफ्ट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। अब हम इनका रिलेशन निकालना चाहते हैं कि जे एंड वी ड्रिफ्ट के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये फॉर एग्जांपल एक वॉल्यूम है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि इस वॉल्यूम में जो ए टू बी है ये एक वॉल्यूम गिवन है। इस वॉल्यूम में हमारी चार्जेस कितनी होगी, टोटल चार्जेस कितनी होगी अगर करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। तो टोटल चार्जेस जो होगी इसमें वो बराबर होगी हमारी एन चार्जेस होंगी इसमें, और हर एक चार्ज पे जो चार्ज होगी वो ई होगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एल से जो इसकी लेंथ है, और जो ये क्रॉस सेक्शन जिस क्रॉस सेक्शन में से ये क्रॉस कर रही उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसका मतलब है क्यू जो बराबर होगी वो होगी एन नंबर ऑफ चार्जेस, ई मीन्स चार्ज ऑन ईच चार्ज, और एल मीन्स लेंथ जिस लेंथ में हम चार्ज का नंबर फाइंड कर रहे हैं, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम विच द चार्ज इज क्रॉसिंग। तो ये इतनी चार्जेस जो होगी वो इस क्रॉस सेक्शन में होगी, ए टू बी तक जो क्रॉस सेक्शन है इसका, जो इसका ये सरफेस है, ये पूरा इसका जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये वॉल्यूम यहाँ पे इस तरह देखें, ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम,
इस वॉल्यूम में जो है आपकी इतनी चार्जेस होगी। ठीक, अब ये चार्ज इतनी होगी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि एक चार्ज को ए टू बी कितना टाइम लगता है मूव करने में। तो वो मूव करवाने के लिए हमें जो टाइम लगेगा वो होगा टी इज इक्वल टू, आपको पता है कि एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है। ठीक है, तो टी होगा जो एस ओवर वी होगा। ठीक है, अब टी जो होगा, टी को हम इस तरह लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एस किसके बराबर है, एस मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे जो चार्ज मूव कर रही है वो वी ड्रिफ्ट से मूव कर रही है, एल ओवर वी ड्रिफ्ट। ठीक है, अब ये जो टाइम है ये टाइम फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यहाँ से जो चार्ज मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इतना टाइम लगेगा, वो होगा एल ओवर वी डी। ओके, अब हमें पता है कि करंट किसके बराबर है, करंट जो बराबर है वो बराबर है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब इसमें करंट, इसमें जो आप पुट करें, चार्ज का वैल्यू पुट करें, तो चार्ज का वैल्यू है एन ई एल ए ओवर एल ओवर वी डी, वी ड्रिफ्ट, एल एल कैंसिल्स आउट, तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको एन ई ए वी ड्रिफ्ट। तो ये आपका जो करंट है, करंट का वैल्यू क्या निकाला आपने, एन ई ए वी ड्रिफ्ट। और अगर आप करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करंट डेंसिटी जो बराबर होती है जे, तो जे बराबर होती है आई ओवर ए, तो आई का वैल्यू जो है वो है एन ई ए वी ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय ए, ए कैंसिल आउट, तो एन ई वी ड्रिफ्ट, तो जे किसके बराबर हुई, एन ई वी ड्रिफ्ट। तो करंट डेंसिटी जो है, अब देखें यहाँ पे ये रिलेशन मिल गया कि जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ड्रिफ्ट, मतलब जितनी वी ड्रिफ्ट ज्यादा होगी उतनी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक साइन हम लगाते हैं माइनस की, वो माइनस की इसलिए लगाते हैं कि जो करंट डेंसिटी होती है जे जो होती है वो डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होती है, वो होती है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो यहाँ पे हम ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रही है कि अगर ये वी ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि आपकी जो वी ड्रिफ्ट होगी वो एक डायरेक्शन में होगी, और जे जो होगी वो देर इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ई मींस चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे वी ड्रिफ्ट शो कर रही है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेशन था आपका करंट डेंसिटी और आपका जो वी ड्रिफ्ट है उसके उसका ये उनके दरमियान रिलेशनशिप। अब हम मालूम करके आए हैं कि जो जे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक, ठीक। और वी ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी ड्रिफ्ट, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा होगा उतनी आपकी वी ड्रिफ्ट ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज।
जितनी फोर्स ज्यादा होगी चार्जेस पे उतनी उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो। ठीक है। अब इससे हम अंदाजा ये नहीं लगा सकते कि इज जे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई से, क्योंकि जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी ड्रिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जे है, यहाँ पे ये जो जे है आपकी, ये जे इससे रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है। तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर वी ड्रिफ्ट ज्यादा होगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मींस करंट डेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड से। जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उतनी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। या हम इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक कांस्टेंट जो होगा कंडक्टिविटी। ये सिग्मा जो है यहाँ पे शो कर रही है कंडक्टिविटी को। ठीक है। कंडक्टिविटी जो है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है। कंडक्टिविटी मतलब किसी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है इसका मतलब वो कितना आसानी से वो करंट को फ्लो करवा सकती है। तो ये, अब ये मैं इसको कंडक्टिविटी को थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। पहले इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि ये इसे इस रिलेशन को हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ में जो है मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर आप करंट डेंसिटी इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करवाएं। तो इसका जो करंट डेंसिटी है दैट विल इंक्रीज, और वो करंट डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कुछ मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। वो किस तरह मटेरियल प्रॉपर्टी है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कॉपर है तो उसकी बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, मिलियंस मिलियंस टाइम्स ग्रेटर देन इंसुलेटर्स। तो ये कॉपर के लिए जो मेटल्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी जो होती है सिग्मा, ये बहुत हाई होती है। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इंसुलेटर से हैं जो इंसुलेटर फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक है, वुड है, तो प्लास्टिक के लिए ये जो होती है ये इंसुलेटर है, तो इनके लिए ये बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल कम होती है। तो ये मटेरियल जो मेटल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा होती है और इंसुलेटर्स के लिए बिल्कुल कम होती है। तो ये जो कंडक्टिविटी थी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और कंडक्टिविटी और दूसरी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम करते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होती है। ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी उसकी कंडक्टिविटी लो होगी। ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। और रेजिस्टिविटी भी ये जो होती है मतलब कितनी कोई मटेरियल मतलब करंट अलाउ कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर की कंडक्टिविटी हाई है, उसका मतलब है इसकी रेजिस्टिविटी लो होगी। ठीक है। अगर प्लास्टिक है तो इसका मतलब है प्लास्टिक की जो कंडक्टिविटी होगी वो लो होगी, इसका मतलब है इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। तो एक दूसरे की ये अपोजिट है। ठीक है। जो कंडक्टिविटी है वो हम मेजर करते हैं सीमेंस में,
और ये जो आपका रेजिस्टिविटी है वो हम ओम मीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब हमने ये जो यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक, इसका मतलब है कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी लगा सकते हैं कि J इज इक्वल टू ई ओवर रो आर। हम ये कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू ई ओवर जे। ठीक, तो हम ये भी इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू जे इंटू रो। ओके, अब यहाँ पे होता है कि हम यहाँ पे ये जो रो जो मेजर कर रहे हैं, रो ये मेजर कर सकते हैं हम अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और करंट डेंसिटी गिवन हो, तो आप इसमें से रो कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों में, क्योंकि ई को डिवाइड करेंगे आप जे से तो आपको मिल जाएगा रो। रो मीन्स रेजिस्टिविटी। ठीक, तो रेजिस्टिविटी आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम ई एंड जे, इलेक्ट्रिक फील्ड और जे में। अगर इनका जो रेशो है, रो क्योंकि रेशो है ई और जे से, अगर ये कांस्टेंट है, इट गिव्स यू सेम वैल्यू फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड फॉर डिफरेंट जे। तो अगर किसी मटेरियल की रो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब है इट डज फॉलो द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को वो फॉलो कर रहा है। तो ओम्स लॉ का मतलब क्या है कि जब भी इन दोनों का रेशो, इलेक्ट्रिक फील्ड और जे का रेशो जो हो कांस्टेंट हो, या ऐसा कहें कि ये जो रो है दैट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब है इट डज फॉलो द ओम्स लॉ। मींस जो कंडक्टर ये फॉलो करेंगे उसे कहेंगे हम ओमिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, तो ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो फॉलो, जिनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी उनकी सेम होती है। डिफरेंट जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। हम ये कहते हैं कि अगर रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, वो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज ओहमिक कंडक्टर। मतलब आप जिस हद तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिविटी को या रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर रहा, इन दोनों में से कंडक्टिविटी हो या रेजिस्टिविटी हो, इनको चेंज नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि वो कंडक्टर जो है ओहमिक कंडक्टर है। रो इज इक्वल टू ई ओवर जे। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बराबर होता है, हमें पता है कि वी जो होती है, वी बराबर होती है, हम ये करके आए पहले, वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, और इसको हम कहते हैं ई इज इक्वल टू वी ओवर एल। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वी इज ई इज इक्वल टू वी ओवर एल। ये जो हम रिलेशन ये निकाले थे वी इज इक्वल टू
ई डॉट डी एल, लेंथ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें से हमने ये रिलेशन निकाली, ई इज इक्वल टू वी ओवर एल। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जे है, और जे का हमने पहले ही जे को डिफाइन किया हुआ है, आई करंट डिवाइडेड बाय एरिया। अगर इनका वैल्यूज हम इसमें पुट कर लें, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू वी ओवर एल डिवाइडेड बाय आई ओवर ए। ठीक, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो हो आपका होगा आपका वी ओवर आई एल इंटू एरिया। ओके, तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। और इसको हम ज़्यादा अगर इसको डिफाइन करें तो यहाँ पे अगर ये इस साइड पे एल लेके जाएं तो वे ये होगा रो इंटू एल, और एरिया नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे होगा वी ओवर आई। और आपको पता है कि वी ओवर आई जो होता है वो बराबर होती है रेजिस्टेंस। यहाँ पे रो एल ओवर ए इज इक्वल टू आर। ठीक, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर है, ये जो ये क्वांटिटी है ये बराबर है रेजिस्टेंस के, आर के बराबर है। या आप इसे कह सकते हैं कि आर बराबर है वी ओवर आई। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, तो इन अदर टर्म्स आप ये भी लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे इसे आर कहते हैं। आर जो होती है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो एक तो लेंथ पे डिपेंड करती है आर, और दूसरी एरिया पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए उसको ज़्यादा पाथ मिलेगा। ठीक है, तो और दूसरी डिपेंड करती है मटेरियल पे कि किस टाइप का मटेरियल बना हुआ है। तो इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एरिया, लेंथ और मटेरियल। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो ओनली डिपेंड करती है मटेरियल पे। ठीक है, वो लेंथ मटेरियल लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, एक जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। लेकिन जो आपकी लेंथ आर है, आर किस किस पे डिपेंड करती है, ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और प्लस इस मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो आर जो है वो बराबर है रो एल ओवर। जितनी ज्यादा लेंथ बड़ी होगी उसमें उतनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, और जितनी एरिया ज्यादा होगा, आप एरिया ज्यादा करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर किसी भी मटेरियल में आपकी जो रेजिस्टेंस हो, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस अब डिफाइन कर ली कि वी ओवर आई, वो इन दोनों पे डिपेंड ना करे। मतलब इस आर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल एंड अ करंट। अगर इन दोनों के इंडिपेंडेंट है, आप जितने वैल्यू फाइंड कर लें, लेकिन आर का वैल्यू जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वी और आई के दरमियान आप वैल्यूज कैलकुलेट करें डिफरेंट, तो आर का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। अगर उनका ग्राफ वी और आई का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, लीनियर लाइन आ रही है, इसका मतलब है आपके जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है
तो इसका मतलब है आपका जो ओम्स लॉ है वो फॉलो होगा। ओम्स लॉ किस कंडीशन में फॉलो होता है? जब आपकी रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, रेजिस्टेंस आपकी चेंज ना हो, रेजिस्टेंस मस्ट बी independent of potential difference, must be independent of potential difference। ठीक, अगर रेजिस्टेंस आपकी पोटेंशियल डिफरेंस के इंडिपेंडेंट है तो आपकी जो ओम्स लॉ है वो फॉलो होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ किस कंडीशन में फॉलो होता है? जब आपकी रेजिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ओम्स लॉ कैन बी फॉलोड। ठीक, ये कोलिजन टाइम है, यहाँ पे ये वी ड्रिफ्ट है। वी ड्रिफ्ट जो बराबर है ए इंटू टा। एक्सिलरेशन जो बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट मास। अगर फॉर एग्जांपल फोर्स की जगह हम ई इंटू ई लगाएं और एम, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये क्योंकि एफ जो बराबर होती है वो इंटू क्यू इंटू ई बराबर होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई इंटू टा डिवाइडेड बाय एम। ओके, तो अब देखें कि वी ड्रिफ्ट किसके बराबर है? वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ई इंटू टा डिवाइडेड बाय एम। तो आप यहां से देख सकते हैं कि वी ड्रिफ्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये करके आए हैं कि जो सर्किट में जो करंट होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट है, ठीक, और यहाँ पे बैटरी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह डायरेक्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव से यहाँ तक। द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, लेकिन यहाँ से जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक किस्म की बैटरी के अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट करता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होती हैं इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव होती है। अब जैसे यहाँ पे पहुंची इस पॉइंट पे, तो अब इनकी जो एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी इस रेजिस्टर में डिसिपेट होकर यहाँ पे इनके पास एनर्जी जो पोटेंशियल होती है वो पोटेंशियल इनके पास जीरो हो जाती है, एनर्जी इनके पास जीरो हो जाती है, यू इनकी जो एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है। क्योंकि इसलिए इसको हम जीरो को इसको जीरो ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे पहुंची, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है।
अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करना चाहती है पॉजिटिव चार्ज, ये फॉर एग्जाम्पल ए है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक पहुंचना चाहती है, तो इसको फाइट करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें काम करना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव करती है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमें चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करवानी है। जो हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे उसको हम कहते हैं ईएमएफ। मतलब यहाँ से वो हम किस तरह वर्क करवा सकते हैं, हम केमिकल एनर्जी के जरिए, जैसे बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बैटरी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो एनर्जी केमिकल एनर्जी है वो चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, मतलब आपका यहाँ पे जो बैटरी काम कर रही है वो, ये बैटरी के अंदर जो मैंने बताया कि यहाँ पे बैटरी जो बनाई, यहाँ पे पॉजिटिव थी यहाँ पे नेगेटिव थी। पॉजिटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, लेकिन जो केमिकल एनर्जी होगी वो चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाएंगी, वो काम करेंगी। ये जो वर्क होगा, ये वर्क जो होगा बाय केमिकल एनर्जी, केमिकल, या आप सोलर सेल कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल, वो सोलर लाइट के जरिए जो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी प्रोवाइड होगी चार्जेस को, या फिर आप जनरेटर के जरिए आप इन चार्जेस को एनर्जी दे सकते हैं। वो चार्जेस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूव करेंगी और फिर वो अगेन दोबारा उनके पास एनर्जी आ जाएगी, फिर वो सर्किट में दोबारा ये मूव करवेंगे करेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो सोर्स वर्क कर रहा है, जो इसके अंदर सोर्स है, जो केमिकल एनर्जी जो वर्क कर रही है, या आपकी जो जनरेटर की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो वर्क कर रही है, तो ये जो एनर्जी चार्जेस पे वर्क कर रही है इसे कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स। जो सोर्स वर्क कर रहा है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। ओके।